समर्थ भारत के महान मार्गदर्शक सम्माननीय सरोज जी, प्रतिभावान युवान साथी भाई विदित जी और भाई हेमेंद्र जी एवं समर्थ भारत के सभी सम्मान्य पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण तथा कार्यक्रम से लाइव जुड़े हुए सभी सम्मान्य बहन भाई, समस्त विद्वत समाज, आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सभी का अभिवादन करता हूं। विद्वान मित्रों, कल 14 सितंबर अर्थात हिंदी दिवस है और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कहीं हिंदी में मनाया जाता है तो कहीं अंग्रेजी में मनाया जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ संस्थान भारतवर्ष के ऐसे भी हैं, कुछ संस्थान जहां मुख्य अतिथि आते हैं और अंग्रेजी में व्याख्यान देकर के हिंदी दिवस मना लेते हैं। विडंबना है यह भारतवर्ष की। साथियों, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप केवल सराहनीय नहीं बल्कि आपके ये प्रयास स्तुत्य हैं जो आप समर्थ भारत की ओर से यह कार्यक्रम चला रहे हैं। और आज हिंदी दिवस के पूर्व हिंदी दिवस पर इस वेला में हिंदी से संबंधित यह कार्यक्रम आप संचालित कर रहे हैं। कार्यक्रम है हिंदी भाषा और राष्ट्रीय एकता। सम्माननीय साथियों, इस अवसर पर मैं हिंदी भाषा के लिए, उसके समर्पित करता हूं हिंदी भाषा के लिए 4 पंक्तियां कविता की। ये मां का प्यार है हिंदी, गले का हार है हिंदी। ये मां का प्यार है हिंदी, गले का हार है हिंदी। सुचित आचार है हिंदी, सहज व्यवहार है हिंदी। जन्म से आखिरी दम तक भी हम हिंदी में जीते हैं। जन्म से आखिरी दम तक भी हम हिंदी में जीते हैं। मेरे इस पार है हिंदी, मेरे उस पार है हिंदी। हिंद का मान है हिंदी, हिंद की शान है हिंदी। मेरा अरमान है हिंदी, मेरी पहचान है हिंदी। हमारी विविधता में एकता हिंदी सिखाती है। सुमंगल गान है हिंदी, सुचित वरदान है हिंदी। सुमंगल गान है हिंदी, सुचित वरदान है हिंदी। सभी साथियों को अभिवादन करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हिंदी भाषा और राष्ट्रीय एकता, इस विषय को हम 2 भागों में समझने का प्रयास कर सकते हैं। पहला, हिंदी भाषा की पृष्ठभूमि और दूसरा, राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदी भाषा की उपयोगिता। साथियों, मैं उस प्राचीन इतिहास की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अपने प्राचीनतम ग्रंथ, और न केवल अपने प्राचीनतम ग्रंथ बल्कि पूरे विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की ओर, क्योंकि हमें यह समझना आवश्यक है
कि आखिर हिंदी कहां कहां से गुजर के किस तरह से विकसित हुई है। प्रथम भाग में हम यही अध्ययन करेंगे, यही समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, पूरे विश्व ने ऋग्वेद को 2500 वर्ष ईसा पूर्व का ग्रंथ माना है। कुछ विद्वानों ने इसको 2400 ईसा पूर्व कहा है, तो कुछ ने 2500 वर्ष ईसा पूर्व माना है। अर्थात 4500 वर्ष लगभग ऋग्वेद का समय सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। यद्यपि हम तो इससे भी पहले का समय स्वीकार करते हैं, क्योंकि वैदिक परंपरा जब ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखित रूप में आई, उससे पहले भी श्रुति परंपरा के रूप में वैदिक परंपरा चली। आपने अपने शिष्यों को वेद कंठस्थ कराए, उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को कंठस्थ कराए, और उन शिष्यों ने भी अपने शिष्यों को कंठस्थ कराए, और सुदीर्घ काल तक यह परंपरा चलती रही। इसी को हम श्रुति परंपरा कहते हैं। किंतु हमें समझना होगा कि वैदिक संस्कृत में जैसे कुछ विद्वानों ने छांदस का नाम दिया, कुछ विद्वानों ने वैदिकी कहा, और कुछ विद्वानों ने ऋग्वेद की भाषा को प्राचीन संस्कृत कहा है। इस भाषा में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके कई कई रूप प्रचलित थे। इसलिए ऋग्वेद और अन्य वेदों की भाषा भी अपेक्षाकृत क्लिष्ट मानी जाती है। कुछ विद्वानों ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल और दशम मंडल को ऋग्वेद के अन्य मंडलों से भाषा के स्तर पर अलग करने का प्रयास भी किया है, किंतु यह निर्वादित है कि ऋग्वेद की जो भाषा है वही भाषा चारों वेदों की, और यहां तक कि ब्राह्मण ग्रंथों की और आरण्यक ग्रंथों की भी भाषा वही रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसी के साथ साथ विश्व में लौकिक संस्कृत भी व्यवहार में थी, और लौकिक संस्कृत अपने अशुद्ध रूप में थी, अपेक्षाकृत सरल थी, इसलिए उसका व्यवहार अधिक हो रहा था। किंतु महर्षि पाणिनि ने इस लौकिक संस्कृत के रूप को सुनिश्चित करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए व्याकरण सम्मत बनाया। उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि सभी की एक सुव्यवस्था की, और इसी शुद्ध रूप के साथ लोक में अन्य लोक भाषाएं भी अबाध गति से विकसित होती रही थीं, और इन्हीं में से 500 ईसा पूर्व के आसपास एक भाषा विकसित हुई जिसे हम प्रथम प्राकृत के नाम से अथवा पाली के नाम से समझते हैं। हमें समझना होगा कि इसी भाषा के अंदर, इसी पाली भाषा के अंतर्गत बौद्धों के पिटक ग्रंथ, बौद्धों का पूरा साहित्य, धार्मिक साहित्य इसी भाषा में सृजित हुआ। स्वयं गौतम बुद्ध ने इसी भाषा को अपनाया था। ईस्वी सन 500 के आसपास पाली से ही अन्य प्राकृत रूपों का भी विकास हुआ, जिन्हें हम
अपभ्रंश अथवा अवहट्ट के रूप में देखते हैं। कुछ विद्वान उनको अपभ्रंश, बल्कि यूं कहें कि अधिकांश विद्वान उनको अपभ्रंश कहकर ही समझते और समझाते हैं, जबकि कतिपय विद्वान उन्हें अवहट्ट का नाम देते हैं। जैसे अब्दुल रहमान का संदेश राशक अवहट्ट की रचना माना जाता है, और मैथिल कोकिल विद्यापति स्वयं अपनी पदावली को अवहट्ट में ही मानते थे। लेकिन वास्तव में ये अपभ्रंश ही थे। अपभ्रंश शब्द से ही स्पष्ट है कि भाषा का एक सुनिश्चित रूप न होना, भाषा का विकृत होना। और जब ये प्राकृत भाषाएं विकृत हुई तो इसी पाली से भारतवर्ष में 7 अपभ्रंशों का उदय हुआ। इनमें से पहला अपभ्रंश, मित्रों थोड़ा समय लग रहा है, किंतु मैं उधर लेकर जाना चाहता हूं कि हमारी हिंदी कहां से विकसित है। हम आज के विषय के प्रथम भाग के अंतर्गत यही समझना चाहते हैं अपनी हिंदी के विषय में। तो पहला अपभ्रंश सौरसैनी अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है, और इस सौरसैनी अपभ्रंश से जो भाषाएं विकसित हुई उनमें मुख्य रूप से पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी, ये 3 भाषाएं विकसित हुई थी। दूसरे अपभ्रंश को हम पैशाची अपभ्रंश के नाम से समझते हैं, और इस पैशाची अपभ्रंश से जो भाषाएं विकसित हुई उनमें मुख्य रूप से पंजाबी और लहंदा भाषा विकसित हुई थी। तीसरे अपभ्रंश को हम ब्राचड़ अपभ्रंश के नाम से जानते हैं, और इस ब्राचड़ अपभ्रंश से उदय हुआ था सिंधी भाषा का। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा विकसित हुई। इसके पश्चात खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषाएं विकसित हुई, जिनमें कुमायूनी, गढ़वाली, डोगरी आदि भाषा प्रमुख हैं। और इसके पश्चात चूंकि मगध का, मागधी अपभ्रंश का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए मागधी अपभ्रंश के 2 भाग हुए। एक अर्धमागधी अपभ्रंश और एक मागधी अपभ्रंश। और अर्धमागधी अपभ्रंश से ही पूर्वी हिंदी का विकास हुआ था। तो हम समझ पाए कि सौरसैनी अपभ्रंश से हमारी पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ था, और अर्धमागधी अपभ्रंश से हमारी पूर्वी हिंदी का विकास हुआ था। ये आपका 6वां जो मागधी अपभ्रंश है, इससे भी 4 भाषाएं विकसित हुई। मैंने निवेदन किया था कि मागधी का चूंकि व्यापक क्षेत्र था, इसलिए मागधी को तो हम 2 भागों में देखते हैं, अर्धमागधी और मागधी। तो मागधी अपभ्रंश से भी 4 भाषाएं विकसित हुई। उनमें मुख्य रूप से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषा विकसित हुए। इसके साथ ही जो 7वां अपभ्रंश है, उसे हम
महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के नाम से समझते हैं और उससे विकसित होने वाली भाषा मराठी भाषा है। विद्वान साथियों, मैं एक निवेदन और यह करना चाहूंगा कि हम भ्रमवश कुछ बोलियों को भाषा का रूप देते हैं। मूलतः वे हिंदी की बोलियां हैं, वो भाषाएं नहीं हैं, वो हिंदी की बोलियां हैं और उस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। उसके साथ ही मैं थोड़ा सा यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे जिन्हें हम भाषाएं बोल देते हैं वे बोलियां इस प्रकार से आई: हरियाणवी या बांगरू, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी और कन्नौजी। और हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो पूर्वी हिंदी हमारी अर्धमागधी से विकसित हुई थी, उसके अंतर्गत हम अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी, इन 4 बोलियों को स्वीकार करते हैं, मानते हैं। सभी विद्वानों का ऐसा मत है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हम जो भ्रम के वशीभूत जिन बोलियों को भाषा समझते हैं, उन पर भी थोड़ा सा समझना, उनका थोड़ा अध्ययन करना, इस अवसर पर जब हम हिंदी दिवस के पूर्व दिवस के रूप में इस बेला को मना रहे हैं, तो आवश्यक होगा उनको समझना भी। क्योंकि अधिकांश संस्थानों में तो इन सब बातों से किसी का लेना देना ही नहीं होता। हम भी बहुत जगह जाते हैं और 15 मिनट में अपना व्याख्यान समाप्त करके ऊपर ऊपर की खाली बातें कह करके चले आते हैं और हिंदी दिवस मनाने की औपचारिकता पूरी हो जाती है। किंतु आपने समर्थ भारत के मंच से, समर्थ भारत के माध्यम से जब यह बीड़ा उठाया है और हिंदी विषय के संबंध में यह कार्यक्रम रखा है, तो हमें उन बोलियों के विषय में भी इस अवसर पर थोड़ा समझ लेना चाहिए। इनमें सबसे पहली बोली है जिसे हम बांगरू कहते हैं। कुछ विद्वानों ने इसका नाम हरियाणवी दिया है और यह बांगरू या हरियाणवी बोली आपके रोहतक, करनाल, इधर सोनीपत, पानीपत, उधर जींद, हिसार और देखा जाए तो कुछ भाग दिल्ली का भी उसके अंतर्गत आ जाता है। या यूं कह सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी का भाग, पश्चिमी दिल्ली का कुछ भाग इसी हरियाणवी के अंतर्गत समाहित होता है। इसी हरियाणवी को अपनाते हैं पश्चिमी दिल्ली के कुछ लोग और इसके बोलने वालों की संख्या 60 से 70 लाख तक मानी जाती है। हमारी दूसरी बोली हिंदी की खड़ी बोली है, जिसको कुछ विद्वान नागरी कहते हैं तो कुछ विद्वान उसे सरहिंद भाषा के नाम से भी जानते हैं और कुछ विद्वान उसे कौरवी कहते हैं। यद्यपि कौरवी भाषा या कौरवी बोली बांगरू और खड़ी बोली दोनों का मिश्रित रूप है। खड़ी बोली का मुख्य रूप से क्षेत्र सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बुलंदशहर का कुछ
पश्चिमी भाग, ये सब खड़ी बोली को अपनाते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा विद्वान साथियों से कि इसी खड़ी बोली का जो परनिष्ठित रूप उभर कर आया, वही रूप आज शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली माना जाता है और उसमें आधुनिक काल का विपुल साहित्य सृजित हुआ है। तीसरी भाषा जो हम कहते हैं वे हिंदी भाषा की ब्रजभाषा नामक बोली है। वह भी बोली है और ये ब्रजभाषा अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा मैनपुरी, बदायूं बरेली और बुलंदशहर का पूर्वी भाग ये ब्रज का ही प्रयोग करता है और इसके बोलने वालों की संख्या 2 करोड़ से भी अधिक है। हमें समझना होगा कि पूरा कृष्ण भक्ति काव्य इसी ब्रज में सृजित हुआ है। यदि हम चौथी बोली देखें हिंदी भाषा की तो वह बुंदेली है और बुंदेली आपके आगरा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मुरैना से प्रारंभ हो जाती है और फिर ग्वालियर, झांसी, जालौन, भोपाल, सागर और होशंगाबाद इन सभी स्थानों पर ये बुंदेली भाषा का ही या बुंदेली बोली का हमारे मुख से भी बार बार भाषा ही निकलता है क्योंकि अभ्यस्त हो गए ना हम लोग, जबकि ये बोली है। तो इसी बोली का प्रयोग इन स्थानों पर होता है। 1.5 करोड़ से भी अधिक इसके बोलने वालों की संख्या है और मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कविवर बिहारी लाल ने अपनी बिहारी सतसई की जो रचना की वह बुंदेलखंडी में ही की है। हमारी 5वीं बोली है हिंदी भाषा की कन्नौजी और ये कन्नौजी इटावा से प्रारंभ हो जाती है। इटावा, फिर कानपुर, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, उन्नाव और हरदोई तक इसी कन्नौजी बोली का प्रयोग होता है और लगभग 90 लाख से भी अधिक इसके बोलने वालों की संख्या है। साथियों, अभी तक ये जो 5 बोलियों का जो हमने अध्ययन किया है ये सभी की सभी हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत सम्मिलित मानी जाती है और इससे आगे हमारी 4 बोलियां जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत समाहित होती हैं उनमें है सर्वप्रथम अवधी और अवधी को कुछ विद्वानों ने कौशली कहा तो कुछ विद्वानों ने इसको वैशवाड़ी कहा है। वैशवाड़ी संभवतः इसलिए कहा है कि वहां रायबरेली और उन्नाव से लेकर रायबरेली तक का जो क्षेत्र है उसमें वैश राजपूतों की बहुत बड़ी संख्या है और वैशवाड़ा वहां रेलवे स्टेशन भी है, इसलिए कुछ विद्वानों ने इसका नाम वैशवाड़ी भी कहा लिया है। वैसे यह लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, फैजाबाद, पूरा फैजाबाद मंडल, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच और बाराबंकी पूरे इस क्षेत्र में अवधी का ही व्यवहार है, अवधी का चलन है। और अगर बोलने वालों की संख्या देखें तो 2.5 करोड़ से भी अधिक इस अवधी बोलने वालों की संख्या है। हमें यह भी समझना होगा कि इस अवधि के अंतर्गत ही, इस अवधी बोली में ही भारतवर्ष का पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस इसी में सृजित हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत भी
इसी अवधि में सृजित हुआ है। इसके आगे बघेली का क्षेत्र, बघेल क्षेत्र जिसे कह देते हैं, बघेल प्रांत जिसे कह देते हैं, वे रीवा, बालाघाट, जबलपुर आदि जो क्षेत्र हैं उनमें बघेली बोली का प्रयोग होता है और 80 लाख के लगभग बघेली बोलने वालों की संख्या है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, जो हम 8वीं हिंदी की 8वीं बोली छत्तीसगढ़ी है, और पूरे छत्तीसगढ़ में वहां के रामपुर, बिलासपुर, संबलपुर, कांकेर आदि में इस छत्तीसगढ़ी बोली का ही प्रयोग होता है और 90 लाख से भी अधिक इसके बोलने वालों की संख्या है। और मित्रों, अंतिम बोली के रूप में मैं निवेदन करना चाहूंगा, भोजपुरी आती है और भोजपुरी का क्षेत्र बहुत व्यापक है। बस्ती, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, सारण, मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर, बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों में भोजपुरी का व्यवहार होता है, भोजपुरी प्रयुक्त होती है और लगभग 2.5 करोड़ बोलने वालों की संख्या है। इस भोजपुरी को कुछ विद्वान मगही अथवा मैथिली का भी नाम देते हैं। यो समझ सकते हैं कि दक्षिण में देखें तो छोटा नागपुर तक यही भोजपुरी बोली व्यवहार में आती है। साथियों, यहां हमारा ये आधा भाग आज के अध्ययन का पूर्ण हो जाता है और अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदी भाषा की उपयोगिता किस तरह से हो सकती है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारतवर्ष की सभी भाषाओं में से हम एक एक करके देख लें तो क्या किसी भी भाषा में वह क्षमता है जो पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरो दे? नहीं है। यदि हम बंगाली को लें तो बंगाली बंगाल क्षेत्र को तो कर सकती है एकबद्ध, किंतु अन्य शेष भारत को नहीं कर सकती। इसी प्रकार से बिहारी, उड़िया, असमिया या पश्चिमी भारत की कोई भाषा लें या उधर हम दक्षिण भारत की ओर उतर जाएं और वहां चारों दक्षिणी भाषाओं में से किसी भाषा को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उनमें से भी किसी भाषा को हम यदि एक सर्वमान्य भाषा माने तो मित्रों उनमें से भी कोई एक भाषा हमारे समूचे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में नहीं पिरो सकती। इसलिए ही शायद हमारे विद्वानों ने, हमारे महापुरुषों ने विभिन्न प्रकार से हिंदी भाषा पर जोर दिया। इस अवसर पर मैं स्मरण करना चाहूंगा हिंदी गद्य खड़ी बोली के सूत्रधार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, जिन्होंने कहा था, निज भाषा उन्नत अहूं, सब उन्नत का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है को सूल। हमें समझना होगा कि उस युग पुरुष ने किस भाव से भावित होकर के यह कहा होगा, बल्कि हम स्वतंत्र भाव से देखें तो कोई भी वाक्य
अपनी मूल भाषा में उभर कर आता है। अंतःकरण से जब भाव की सृष्टि होती है और उस सृष्टि की अभिव्यंजना के लिए जब मूल वाक्य उभरता है तो वह उस व्यक्ति की मूल भाषा में उभरता है, किंतु कंठ पर आते आते हम उस वाक्य को परिवर्तित कर देते हैं अन्य अन्य भाषाओं में। शायद इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यह दोहा कहा होगा, क्योंकि जब तक हम अपनी भाषा पर गर्व नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी भाषा का अध्ययन अध्यापन नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं हमारे हृदय में एक अभाव कांटे की तरह सालता रहेगा। मुझे एक स्मरण आता है कि एक भारतीय महानुभाव विदेश में गए और वहां उन्होंने अंग्रेजी में व्याख्यान दिया। तो वहां के लोगों ने यह कहा था कि हम तो आपसे कुछ हिंदी में सुनना चाहते थे। कितनी शर्मनाक स्थिति रही होगी। अरे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो गुजरात प्रांत के रहने वाले थे, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्पष्ट कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। और आपको मैं बड़े दुख के साथ यह निवेदन करना चाहूंगा कि भारतवर्ष की अभी तक एक सर्वमान्य राष्ट्रभाषा नहीं है। हम यह समझ लेते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन आप गूगल करके देख लीजिए। जब गूगल आप करेंगे तो कहीं आएगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए, कभी आएगा कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, किंतु स्पष्ट रूप से यह नहीं आता है कि भारत की सर्वमान्य राष्ट्रभाषा हिंदी है। ऐसा नहीं आता है और यह खेद का विषय है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है। हमको अधिक से अधिक भाषा आनी चाहिए, किंतु यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मित्रों, प्रत्येक भाषा के अपने संस्कार भी होते हैं। आप परितुलन करके देखेंगे तो हिंदी के संस्कार, संस्कृत के संस्कार और अंग्रेजी के संस्कार अलग अलग हो जाते हैं। और शायद इसीलिए पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने एक बड़ा सुंदर दोहा कहा था, जो चाहो निज सच्चो कल्याण, तो सब मिल भारत संतान, मिलो जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि वहां हिंदू शब्द किसी धर्म विशेष के लिए नहीं आया है। हिंदू शब्द वहां हिंदी भाषियों के लिए आया है। और उन्होंने यह संकेत देना चाहा कि जब तक भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति हिंदी को अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा स्वीकार नहीं करेगा, अपने व्यवहार की भाषा स्वीकार नहीं करेगा, तब तक हमारी उन्नति हो नहीं सकती। शायद राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने किसी आशा और विश्वास के साथ ही यह कहा होगा कि भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। राष्ट्रकवि को यह पूरी आशा रही होगी कि स्वतंत्र भारत में हिंदी का ही प्रचार प्रसार होगा, हिंदी सारे भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा होगी। यदि
भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कथन की ओर देखें तो उन्होंने कहा था कि जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है वह राष्ट्र कदापि उन्नत हो ही नहीं सकता। और आज आप देख लीजिए, जिन राष्ट्रों में अपनी भाषा है वो दिन रात उन्नति कर रहे हैं। चीन का भी आप उदाहरण देख सकते हैं। पंडित कमलापति त्रिपाठी ने क्या यह नहीं कहा था कि हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है? हिंदी के मर्म की ओर संकेत करना चाहा था पंडित कमलापति त्रिपाठी ने। अरे एक स्थान पर तो महात्मा गांधी ने भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए स्पष्ट रूप से यह कहा था कि हिंदी का प्रश्न केवल एक भाषा का प्रश्न नहीं है, बल्कि हिंदी स्वराज्य का प्रश्न है। अगर आप लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के उस वक्तव्य की ओर देखें तो उन्होंने हिंदी उन्होंने हिंदी को जो लोग धिक्कृत दृष्टि से देखते हैं उनको धिक्कारते हुए कहा था कि मैं उन लोगों में से हूं जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। बहुत पहले एक कवि की दो पंक्ति पढ़ी थी, यों तो होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है यह धरती, पर अपनी मां अपनी ही है, अमित प्यार जो है करती। विद्वान साथियों, वही बात हिंदी भाषा के साथ जुड़ती है कि हिंदी भाषा ही वह भाषा है जिसमें हमारा स्वतंत्र रूप से सारा आचार व्यवहार हो सकता है, सारी दिनचर्याएं होती हैं, और उसी भाषा पर हमें गौरव करना चाहिए। और वही भाषा पूरे भारतवर्ष को, पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध सकती है। और हमें यह भी समझना होगा कि जिस राष्ट्र में एक भाषा नहीं होती वह राष्ट्र नहीं होता, बल्कि वह एक देश कहा जा सकता है, वह एक भूभाग कहा जा सकता है, एक प्रांत कहा जा सकता है, किंतु वह एक राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। राष्ट्र वही होता है, राष्ट्र की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब उस राष्ट्र में एक सर्वमान्य भाषा होती है। और वह सर्वमान्य भाषा भारतवर्ष में हिंदी हो सकती है, यद्यपि अभी तक हमारे राजनेताओं ने हिंदी को भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा का पूर्ण दर्जा नहीं दिया है। अरे सी राजगोपालचारी ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय यह विश्वास जताया था कि हिंदी भारत की राज्य भाषा तो है ही, पर जनतंत्रात्मक भारत की राष्ट्रभाषा भी यही होगी। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी को विश्व की सभी भाषाओं में सबसे महान भाषा माना था। राहुल सांकृत्यायन ने, हमारे पूजनीय महापुरुष, और वह महापुरुष जो अंग्रेजी के प्रकांड पंडित थे, जिन्होंने अपने अंग्रेजी के व्याख्यानों से आधे विश्व को हिला दिया था। हमारे उस महान महापुरुष स्वामी विवेकानंद ने बड़े स्पष्ट रूप में कहा था कि जब तक अत्यंत आवश्यक न हो तब तक हमें किसी विदेशी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तब तक हमें अपनी हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बालकृष्ण शर्मा नवीन बड़े कवि हुए और हिंदी की सुगमता को, सुग्राह्यता को, शुचिता को और व्यावहारिकता को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने
राष्ट्रीय की एकता की कड़ी को जोड़ने वाली भाषा हिंदी को ही माना। तो विद्वान साथियों, यह तो नितांत सत्य है कि हिंदी भाषा भारतवर्ष के 70% लोग हिंदी भाषा का ही व्यवहार करते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। आपके हिमाचल प्रदेश में, आपके हरियाणा में, अधिकांश राजस्थान में, पंजाब के कुछ भाग में, उत्तराखंड में, समूचे उत्तर प्रदेश में और बिहार में, मध्य प्रदेश में हिंदी का ही व्यवहार होता है। किंतु फिर कौन सा कारण है कि जो हिंदी भाषा आज तक भारतवर्ष की एक सर्वमान्य राष्ट्रभाषा स्वीकार नहीं की गई? खेद का विषय है। भारतवर्ष के प्रत्येक भूभाग पर, भारत या यूं कहें कि भारतवर्ष के कोने कोने में हिंदी के समझने वाले, हिंदी के बोलने वाले मिल जाएंगे। किंतु अन्य भारतीय भाषाओं के बोलने वाले, समझने वाले भारत के कोने कोने में मिल जाएं, यह संभव नहीं है। तो फिर वह कौन सी रुकावट है जो रोके हुए है हिंदी भाषा को भारतवर्ष की सर्वमान्य भाषा बनने से? वे हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है। अगर हम विश्व की भाषाओं में देखें तो कुछ विद्वानों की मान्यता है कि तीसरे स्थान पर हिंदी बोलने वालों की संख्या है और कुछ विद्वान कहते हैं कि चौथे स्थान पर हिंदी बोलने वालों की संख्या है। इस दृष्टि से भी हिंदी भाषा बहुत सशक्त भाषा है, सक्षम भाषा है। किंतु फिर वही प्रश्न उठता है कि इतनी सशक्त भाषा आज तक सर्वमान्य भाषा क्यों नहीं बनी? आज तक राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनी? जब भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरो देने वाली केवल हिंदी भाषा हो सकती है, तो वह आज तक राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनी? बड़े दुख के साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हम एशिया में देखें, चीन की अपनी भाषा है, पाकिस्तान की अपनी भाषा है, अरे छोटा सा हमारे प्रदेश के बराबर नेपाल, लेकिन उसकी अपनी भाषा है। ध्यान दीजिए, लंका की भी, श्रीलंका की भी अपनी भाषा है। आप यूरोप की तरफ बढ़ते हैं, फ्रांस की अपनी भाषा है, इंग्लैंड की अपनी भाषा है, स्वीडन की अपनी भाषा है, और स्वीडन छोटा, ब्राजील छोटा सा देश, ब्राजील की अपनी भाषा है। विद्वान साथियों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा बड़े खेद के साथ कि उसी की बगल में छोटा सा देश नार्वे की भी अपनी भाषा है, लेकिन भारतवर्ष की अभी तक अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं हो पाई है। किसकी कमी है? किसका दोष है? हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति का दोष है, हमारे राजनेताओं की दृढ़ इच्छा शक्ति का दोष है। और इसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा 1947 की ओर। 1947 में भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ। हमारे देश के कर्णधारों ने एक संकल्प लिया कि भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए,
किंतु सभी भारतवासी तो हिंदी नहीं बोलते थे, दक्षिण वाले कभी भी हिंदी नहीं बोलते थे। तो हमारे राजनेताओं ने विकल्प दिया कि भाई, एक संकल्प दिया और एक विकल्प दिया। संकल्प दिया कि भाई 10 वर्ष के अंदर प्रत्येक भारतवासी को हिंदी भाषा सीख लेनी चाहिए, और एक विकल्प दिया। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये। एक विकल्प दिया था कि जो 10 वर्ष में हिंदी भाषा नहीं सीख सकते हैं, वो 5 वर्ष में, अगले 5 वर्ष में अवश्य ही हिंदी भाषा सीख लें। साथियों, अभी तक भी भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति हिंदी भाषा सीख पाया? नहीं सीख पाया। क्यों? क्योंकि यहां हमारे संकल्प में और हमारे विकल्प में शिथिलता थी। हम थोड़ा परितुलन करके देखें तो हमसे 2 वर्ष बाद सन 1949 में चीन स्वतंत्र हुआ, और चीन ने, वहां के भी कर्णधारों ने एक संकल्प लिया और एक विकल्प दिया। उनका संकल्प था कि 1 वर्ष के अंतर्गत प्रत्येक चीनवासी को चाइनीज भाषा सीखनी ही होगी। उन्होंने कहा सीख लेनी चाहिए, नहीं कहा, उन्होंने कहा सीख लेनी होगी। हमारे यहां 10 वर्ष दिया था, सीख लेनी चाहिए। उन्होंने संकल्प दिया 1 वर्ष में सीखनी ही होगी। हमने विकल्प दिया था 5 वर्ष और आगे के में सीख लेनी चाहिए। उन्होंने विकल्प दिया यदि कोई चीनवासी 1 वर्ष के अंतर चाइनीज भाषा नहीं सीख पाता है तो उसे चीन में रहने का अधिकार ही नहीं होगा। परिणाम क्या हुआ? प्रत्येक चीनवासी चाइनीज भाषा सीख गया। और मैं निवेदन करना चाहूंगा उन भारतवासियों से जो एक आरोप लगाते हैं कि हिंदी भाषा क्लिष्ट है। हिंदी का कोई ऐसा सरल, कोई ऐसा साधारण व्याकरण नहीं है, क्लिष्ट है। तो मैं कहना चाहूंगा कि रे, हिंदी में तो मूल रूप से 12 स्वर और 36 व्यंजन, जो अन्य व्यंजन या स्वर विकसित हुए उनकी बात नहीं कह रहा हूं, मूल रूप से 12 स्वर और 36 व्यंजन केवल 48 वर्ण हैं। चाइनीज भाषा में 500 से भी अधिक वर्ण हैं, और दुनिया की सबसे क्लिष्ट भाषा चाइनीज भाषा है। किंतु 1 वर्ष के अंतर्गत चीन का प्रत्येक व्यक्ति चाइनीज भाषा सीख सकता है, और भारतवर्ष में 70 वर्ष बाद भी भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति हिंदी भाषा नहीं सीख पाया है। मित्रों, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति का यह अभाव है। अरे, उस हिंदी भाषा के लिए कहते हैं कि उसका सरल व्याकरण नहीं है। मैं थोड़ा सा आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा कि ऐसी वैज्ञानिक भाषा, ऐसी सरल विज्ञ भाषा तो कोई है ही नहीं। 12 स्वर हैं, 36 व्यंजन। स्वर अलग हैं, 12 के 12, व्यंजन अलग हैं। रोमन लिपि की तरह से नहीं है, जहां स्वर से प्रारंभ तो किया, ए स्वर है, किंतु बी, सी, डी व्यंजन आ गए, उसके पश्चात ई स्वर आया।
अरे यहां तो आप देखिए तो सही, कभी विचार तो कीजिए। सारे व्यंजन आपके 5 वर्गों में विभक्त हैं, एक सुव्यवस्था है। के वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पे वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। के वर्ग कै, ख, ग, घ, अंग। इसी प्रकार से 5 वर्गों में 5 वर्ण हैं। च, छ, ज, झ, ठ, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तीनों प्रकार के स, श, श, यारा लव अर्धस्वर आ जाते हैं, छत्रज्ञ संयुक्त अक्षर आ जाते हैं। ऐसी व्यवस्था किसी अन्य भाषा में है क्या? नहीं है। प्रत्येक वर्ग को भी आप देखें तो प्रत्येक वर्ग का एक वर्ण, पहला वर्ण अल्प प्राण होता है तो दूसरा महाप्राण होता है, तीसरा अल्प प्राण होता है तो चौथा महाप्राण होता है। कै को आप के से इंगित करते हैं, अंग्रेजी के के से, तो ख को के एच। ग को जी से इंगित करते हैं तो घ को जी एच। है कहीं ऐसी व्यवस्था? प्राण में मतलब प्राण वायु से, मतलब जिस वर्ण के उच्चारण में कम वायु का प्रयोग होता है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं, और जिसके उच्चारण में अधिक वायु का प्रयोग होता है उसे हम महाप्राण कहते हैं। तो क्या व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई? प्रत्येक वर्ग का पहला अल्प प्राण, दूसरा वर्ण महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण। एक और बात देखिए, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण अनुस्वार ही है। चाहे के वर्ग लें, च वर्ग लें, ट वर्ग, त वर्ग, पे वर्ग, अंतिम वर्ण प्रत्येक का अनुस्वार है। एक और बात देखिए, प्रत्येक वर्ग के पहले 2 वर्ण अघोष हैं और अंतिम 3 वर्ण सघोष हैं। अघोष से तात्पर्य है कि जिनमें घर्षण कम है, और सघोष से तात्पर्य है जिनके उच्चारण में घर्षण अधिक है। कै वर्ग है तो कै, ख अघोष ध्वनियां हैं और गे, घे, अंग सघोष ध्वनियां हैं। क्या है कहीं ऐसी व्यवस्था? ऐसी व्यवस्था मित्रों कहीं नहीं है। और एक अन्य दृष्टि पर आप विचार करें तो कुछ साथियों को बड़ा आश्चर्य होगा कि हिंदी के वर्णमाला को विज्ञान के यंत्रों की तरह से प्रयुक्त किया जा सकता है। वही व्यवस्था है हमारी वर्णमाला की। बिल्कुल सबसे पहले कै वर्ग आया, और कै वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? तो उच्चारण स्थल भी उसी तरह से चलते हैं। उच्चारण स्थल सबसे पहला है हमारा कंठ है, और कंठ से उच्चारण होता है सबसे पहले वर्ग का, कै वर्ग का। कै, खे, गे, घे, अंग है, बोल करके देख लीजिए। और दूसरा वर्ग हमारा च वर्ग है, और दूसरा स्थान हमारा उच्चारण का कंठ से ऊपर आता है तालु, और पूरे च वर्ग का जो उच्चारण होता है वह तालु से होता है। इसलिए पहले वर्ग की ध्वनियां कंठ ध्वनियां कहलाती हैं और दूसरे वर्ग की ध्वनियां तालव्य ध्वनियां कहलाती हैं। विद्वान साथियों, इसी विषय पर एक बार नई दिल्ली राष्ट्रीय महिला आयोग में मेरा व्याख्यान हो रहा था, और वहां लोगों ने बोल बोल करके, श्रोताओं ने बोल बोल करके यह देखना चाहा
कि वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता, और उन्होंने पाया कि हां ऐसा ही होता है। जिस समय हम कंठ ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो पहला वर्ग उच्चारण करते हैं, यदि हम तालु से उच्चारण करते हैं तो दूसरे वर्ग का उच्चारण करते हैं, और तीसरा स्थान हमारा आता है फिर मूर्धा। यानी जब जीभ 90 डिग्री के कोण पर बिल्कुल ऊपर की ओर स्पर्श करती है हमारी मुख गुहा के अंतर, तब तीसरे वर्ण का उच्चारण होता है टे ठे डे ढे। बोल के देख लीजिए, टे ठे डे ढे, 90 अंश के कोण पर हमारी जिह्वा स्पर्श करती है। चौथा वर्ग हमारा आता है तय वर्ग, और चौथा स्थान आता है हमारा दांतों का ऊपरी स्थान, और हम इन्हें दंत वर्ण कह देते हैं इसीलिए। और पूरे तय वर्ग का उच्चारण दंत से होता है, तय थ दय धय न। और पांचवा वर्ग हमारा आता है पे वर्ग, और अंतिम स्थान हमारा उच्चारण का आता है ओष्ठ। और पूरे 5 वर्णों का उच्चारण करके आप देख लें तो दोनों ओष्ठ ही जब आपस में स्पर्श करते हैं तब ओष्ठ ध्वनियों का उच्चारण होता है। 5वें वर्ग का उच्चारण होता है पे फे बे भे में। क्या इस तरह का सुनिश्चित क्रम किसी अन्य भाषा में है? नहीं है। फिर भी हमारे कुछ भारत माता के सपूत कहते हैं कि हिंदी भाषा क्लिष्ट है, उसे सरल होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, बस 2-3 मिनट और लूंगा आपकी। मैं पूछना चाहता हूं कि सरलीकरण के नाम पे भाई क्या क्या करना चाहते हो हिंदी के साथ? अरे हिंदी ने सरलीकरण के लिए ही, एक अबाध गति की प्रक्रिया के लिए ही 3500 शब्द फारसी भाषा से स्वीकार कर लिए, 125 शब्द तुर्की भाषा के स्वीकार कर लिए। यही नहीं, 3000 से भी अधिक शब्द अंग्रेजी भाषा के स्वीकार किए, और 100 शब्द लगभग पुर्तगाली भाषा के स्वीकार कर लिए। 2500 शब्द अरबी भाषा से स्वीकार कर लिए। इससे अतिरिक्त भी अन्य भाषाओं के शब्द भी हिंदी भाषा ने स्वीकार किए हैं, सरलता के लिए, सहजता के लिए। क्या अभी और कुछ सरलता चाहते हैं? क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने के लिए और सरलताएं करनी पड़ेंगी? तो और भी सरलताएं की हैं। सरलीकरण के नाम पर अनेक अशुद्ध प्रयोगों को भी स्वीकार कर लिया है हिंदी भाषा ने। उपरोक्त शब्द हिंदी के किसी व्याकरण में नहीं है, लेकिन हिंदी ने तो स्वीकार कर लिया। शब्द तो उपर्युक्त बनता है, उपरोक्त तो कोई शब्द नहीं बनता। लेकिन हिंदी की क्षमता देखिए आप, हिंदी की व्यापकता देखिए, हिंदी की सर्वग्राह्यता देखिए। हिंदी ने उपरोक्त को भी स्वीकार कर लिया। सौंदर्य शब्द बनता है, या सुंदरता तल प्रत्यय लगा दें तो सुंदरता शब्द बनता है। उदार शब्द बनता है, औदार्य शब्द बनता है। तल प्रत्यय लगा दें तो उदारता शब्द बनता है। मधुर शब्द से तल प्रत्यय लगा दें तो मधुरता शब्द बनता है, माधुर्य शब्द बनता है। लेकिन माधुर्यता तो कोई शब्द नहीं बनता, सौंदर्यता तो कोई शब्द नहीं बनता, औदार्यता तो कोई शब्द नहीं बनता।
फिर भी विद्वान साथियों, विद्वान मित्रों, फिर भी हिंदी भाषा ने औदार्यता भी स्वीकार कर लिया, माधुर्यता भी स्वीकार कर लिया, सौंदर्यता भी स्वीकार कर लिया, तब फिर कितनी सरल करना चाहते हैं। समय समय पर भी तरह तरह के अशुद्ध प्रयोग हिंदी में चल पड़े, और हिंदी भाषा को देखिए कि हिंदी ने वे भी स्वीकार कर लिए। अभी कुछ ही दिनों से तो दोहरे निषेधात्मक शब्द का प्रयोग कुछ ही दिनों से चला है। जैसे वाक्य हुआ करता था कि मैं जा नहीं रहा हूं, किंतु बोलना शुरू कर दिया, बोलना प्रारंभ किया लोगों ने, मैं जा थोड़े ही ना रहा हूं। या तो थोड़े ही कह दीजिए या तो ना कह दीजिए, जा थोड़े ही ना रहा हूं। वाक्य बनता है मैं जा थोड़े ही रहा हूं, अथवा मैं नहीं जा रहा हूं। तो इस दोहरे निषेधात्मक को भी हिंदी ने स्वीकार कर लिया। अरे शुद्ध हिंदी में तो अनुस्वार से यही परस्वर्ण है सूत्र के अनुसार प्रत्येक अनुस्वार को लगाने का एक सुनिश्चित क्रम था। हम दिनांक लिखते थे तो अंगह का प्रयोग करते थे। कै वर्ग के लिए यानी देखना पड़ता था कि कोई भी वर्ण अपने आगे वाले वर्ण के पंचम वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाता है, कोई भी अनुस्वार। तो हम जब दिनांक लिखते थे तो अंगह का प्रयोग करते थे, जब हम संतोष लिखते थे तो हम न का प्रयोग करते थे, जब हम पंप लिखते थे तो मैं का प्रयोग करते थे। लेकिन यहां तो अनुस्वार के नाम पर एक बिंदु लगा करके ही सारे प्रयोग कर लिए गए। और मित्रों, यह भी स्वीकार कर लिया हिंदी ने, तो फिर कितना आप हिंदी को सरल करना चाहते हैं कि हिंदी पूरे राष्ट्र की भाषा बन सके। साथियों, यह सरलता की और क्लिष्टता की बात नहीं है, यह दृढ़ इच्छा शक्ति की बात है। यदि सरलता और क्लिष्टता की बात होती तो चाइनीज भाषा कभी भी पूरे चीन की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाती, और फिर वह लाभ उनको नहीं मिल पाता जो लाभ आज उनको मिल रहा है। उन्होंने अपनी सारी तकनीक का विकास अपनी चाइनीज भाषा में, क्लिष्ट भाषा में किया, और हम अपनी तकनीकी का विकास अंग्रेजी भाषा में करते हैं। एक सुसमृद्ध भाषा, एक सुव्यवस्थित भाषा, एक सहज, एक सरल भाषा हमारे पास उपलब्ध है, फिर भी हम अपनी तकनीकी का विकास अंग्रेजी भाषा में करते हैं। और मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि शायद इसीलिए चीन की प्रत्येक तकनीकी गोपनीय रहती है और हमारी प्रत्येक तकनीकी उजागर हो जाती है। गोपनीयता नहीं रह पाती। गोपनीयता तो अपनी भाषा में ही अधिक सुरक्षित है। इसलिए भी हिंदी भाषा की आवश्यकता है हमारे राष्ट्र को एकात्मक सूत्र में पिरोने के लिए। विद्वान साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंदी भाषा में ही वह क्षमता है जो हमारे राष्ट्र को एकता, अखंडता, सर्वव्यापकता तथा अनेकता में एकता के सूत्र में बांधकर समूचे भारतवर्ष को स्नेह, सौहार्द, समता और सहानुभूति के भावों से भावित कर सकती है, और हमारे पूरे भारतवर्ष को एक राष्ट्र के रूप में, एक बंधुत्व भाव से ओतप्रोत रूप में ऐसा एक रूप प्रदान कर सकती है। इसलिए हमें गहनता से इस पर विचार करना चाहिए, और जिस व्यक्ति से जहां तक संभव हो वहां तक हिंदी का व्यवहार करना चाहिए। आज हमें यह शपथ ले लेनी चाहिए
स्वामी विवेकानंद के उस कथन के अनुसार जितने भी महानुभाव इस कार्यक्रम से लाइव जुड़े हुए हैं, इसका सीधा प्रसारण देख रहे हैं, वे सब और जितनों तक भी यह कार्यक्रम आगे पहुंचता है, मैं उन सभी से हाथ जोड़कर एक विनम्र प्रार्थना करता हूं, उन सभी विद्वान मित्रों से यह मैं सविनय निवेदन करता हूं कि आगे से हम यह दृढ़ निश्चय कर लें कि जब तक अत्यंत आवश्यक न हो तब तक हम दूसरी भाषा का प्रयोग न करें, तब तक हम अपनी हिंदी भाषा का ही प्रयोग करें, और तभी यह हिंदी भाषा हमारे राष्ट्र की एक सुनिश्चित राष्ट्र भाषा होगी। उसी पर सभी भारतवर्षियों को गर्व होगा। गर्व तो अपनी ही भाषा पर होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। हिंदी भाषा अमर रहे, राष्ट्रभाषा अमर रहे, भारत माता अमर रहे, वंदे मातरम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।